हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रवर्तन के प्रकार। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, प्रवर्तन क्या होता है। तो प्रवर्तन के बारे में बहुत तरह का एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाए थे कि प्रवर्तन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रवर्तन के प्रकार में। प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? नियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है? विस्तृत परावर्तन। अब यहाँ पे समझेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है और विस्तृत परावर्तन क्या होता है। तो नियमित परावर्तन का डिफिनेशन देख लिए क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी समस्त समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो इस समतल तल से प्रकाश किरणों का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, या इसका फिगर के द्वारा बताते हैं। ये हमारा क्या है? इसको मान लेते हैं क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, और यहां पे जब कोई आपतित किरण आती है तो क्या होती है? यहाँ पे आपतन बिंदु से क्या होती है? परावर्तित होती है। और फिर से ऐसे ही कोई आपतित किरण आएगी तो फिर से क्या होगी? यहां से परावर्तित होगी। फिर से कोई आपतित किरण आएगी तो यहां से क्या होगी? परावर्तित होगी। मतलब यह जो होता है क्या होता है? आपतित किरण। यह क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी आपतित किरण आ रही है तो परावर्तित होके अपने मार्ग को बदल दे रही है। तो सेम वैसे ही इधर से एक और हम आपतित किरण ले रहे हैं तो दूसरा जो परावर्तित किरण हो रही है, ये दोनों के क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। तो जब दोनों आपतित किरण और दोनों परावर्तित किरण जब आपस में क्या हो जाए? समानांतर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो ये बताओ कि नियमित परावर्तन समझ में आया है क्या होता है? और कोई आपतित किरण आती है और फिर से यहाँ क्या होती है? परावर्तित किरण हो जाती, मतलब परावर्तित हो जाती है। फिर से एक और हम आपतित किरण लिए, ये भी क्या हुए? क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो जब आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण, यहाँ पे 2 हम किरण लिए हैं, दोनों एक दूसरे क्या है? समानांतर है। यहाँ भी जब परावर्तित किरण जा रही है तो कैसे होके जा रही है? समानांतर होके जा रही है। जब समानांतर होके जाएगी तो समझना उसी को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लो दूसरा क्या दिया है? विस्तृत परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे अपारदर्शी तल पर आपतित होती है तो खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश की किरणें क्या होती है? प्रवर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है। मतलब उसका जो प्रवर्तन होगा, मान लो कि आप हम इस तरह से लेते हैं, क्या है? खुरदरा है ना, तो यहां से कोई हमारा क्या होती है? आपतित किरण आती है, ये क्या हो जाएगी? इधर परावर्तित हो जाएगी। फिर से यहां से कोई आपतित किरण आती है, किधर हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। फिर से एक और हम आपतित किरण लेते हैं, आई परावर्तित ऐसे हो जाएगी। अब बताओ तुम लोग, यहाँ पे एक भी जो आपतित किरण है वो क्या समानांतर? मान लो कि आपतित किरण समानांतर भी है लेकिन परावर्तित किरण एक दूसरे क्या है? समानांतर नहीं है। तो जब समानांतर नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? विस्तृत। मतलब ये कोई निश्चित नहीं कि उसका जो प्रकाश होगा वो किस दिशा में जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नियमित परावर्तन होता है तो उसमें निश्चित होता है कि और 2 आपतित किरणें आती है और दोनों किरणें जो परावर्तित किरणें होकर बाहर टकरा के बाहर निकलती है तो दोनों किरणें क्या होगी? आपस में समानांतर होगी। ठीक है, ये दोनों आपस में समानांतर होगा, ये भी दोनों आपस में समानांतर होगा। लेकिन यहाँ पे जो विस्तृत परावर्तन होता है तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी उबड़ खाबड़ जब जगह होता है और वहां पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या होती है? कोई निश्चित नहीं होता है कि वो किस दिशा में जाएगी। मतलब विभिन्न दिशाओं में वो लोग गति करती है और उनके बीच की जो दूरियां होती है कभी समानांतर नहीं होती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होता है। मतलब परावर्तन के नियम को क्यों पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे परावर्तन के बारे में पहले हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानना है? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ये बताओ कि परावर्तन के नियम को हम लोग क्यों पढ़ना है? आखिर क्या है? ये कौन सा वस्तु है, चाहे क्या है कि हमको पढ़ने के लिए क्या होता है? परावर्तन का नियम जरूरी होता है। ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या होगा? हम लोग को कुछ नहीं आएगा। मतलब प्रवर्तन क्या हो? प्रवर्तन से ही हम बताएं कि प्रवर्तन एक ऐसी घटना होती है
जिस घटना के चलते हम किसी वस्तु को क्या होते हैं अच्छी तरह से देखते हैं। बताओ सूर्य की किरणें आती है हमारी आंख से टकरा के जाती है उस वस्तु पे, तब ना हम वस्तु को देखते हैं। तो बताओ वहां परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहां परिवर्तन हो रहा है। तो सेम वैसे यहाँ पे हम परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या बता रहा है कि आपतित किरण, मतलब ये क्या है हमारी आपतित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण कहाँ आती है? आपतन बिंदु पे आती है। और अभिलंब तथा परिवर्तित किरण, मतलब ये हुआ हमारा क्या अभिलंब, ये क्या हुआ परावर्तित किरण। ये तीनों क्या होती है? एक ही तल में होती है। और यहाँ पे हम कल बताए थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? आई। आई ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों नहीं इसको हम ABCD ऐसे लिख दे? क्यों आई ही क्यों यहाँ पे रखते हैं बताओ? आखिर आई कहा इनका पसंद पड़ गई लोग, इनका कहा ना मतलब ए पसंद पड़ गया, क्यों इसको आर पसंद हुआ, क्यों इसको आई पसंद हुआ? ये कहा कि नहीं हम अभिलंब है या आपतित किरण है, इसलिए इसके बीच में एंगल क्या रखेंगे? आई ही रखेंगे। और ये बोल रहे हैं कि ये अभिलंब है हम परावर्तित किरण, इसके बीच का हम एंगल क्या रखेंगे? आर। क्यों ऐसा रखते हैं बताओ लो? क्यों ऐसा? आखिर ये क्या है? कौन सा मतलब कोई जानवर है क्या? आई और आर। देखो आई का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट मतलब होता है क्या? आपतन या आपतित किरण। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन। तो इसलिए इंसिडेंट मतलब होता है क्या? इंसिडेंट रे। यहाँ पे आर भी, इसको आई आर से मतलब आर आई, यहाँ पे क्या होगा? आर आर, मतलब इंसिडेंट रे। और ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन रे। तो इसको हम बोलते हैं क्या? परावर्तन किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? आई कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बनता है एंगल उसी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। अब बताओ तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए इस सतह है, सतह और अभिलंब के बीच में कितने का एंगल बनेगा? तो 90 डिग्री का। ठीक है, पता चला ना कि सतह और अभिलंब के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो ऐसे ही तुमसे पूछा जाएगा कि आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच का एंगल क्या होता है, क्या बताओगे? यही ना हमारा आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु और ये अभिलंब, इस पे क्या एंगल बन रहा है? यहाँ पे जब सतह बोला जाएगा मतलब ये हमारा क्या है? सतह है। ये हमारा क्या है? दर्पण है। दर्पण और अभिलंब के बीच का एंगल बोला जाएगा तब हमारा क्या होता है? 90। लेकिन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल क्या होता है? आप परावर्तन कोण। और हमारा आपतित किरण अभिलंब के बीच का एंगल क्या होता है? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। तो इसमें देख लो, ये तो हमारा पहला नियम हो गया कि ये आपतित किरण आ रही है, यहां से आपतन बिंदु से होकर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। इस पे एक अभिलंब खींचा गया, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। लेकिन दूसरा का हमारा नियम क्या कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के, मतलब जितना एंगल पे हमारा आपतित किरण आएगी उतना ही एंगल पे क्या होता है? ये जाएगी भी। और मान लो कि माना कि मैथ में जैसे मानते हैं तो वैसे इस यहाँ भी मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एंगल कितने बन रहा है? 45 डिग्री पे आ रही है तो जाएगी कितना पे? 45। और 60 पे आ रही है तो 60 पे जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया कि परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। अब इतना तो हम लोग जान लिए कि परावर्तन के प्रकार क्या होता है या परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज, एगो शीशा के सामने जाकर खड़ा हो जाओ तो कौन कौन दिखाई देगा? हम दिखाई देंगे, हमारे एगो प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, तो हम जब किसी मतलब क्या ऐनक के सामने या शीशा के सामने किसी दर्पण के सामने जाते हैं तभी तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो हमारा प्रतिबिंब बनता नहीं बनता। तो वही प्रतिबिंब के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि प्रतिबिंब। तो बताओ कि हमारा जो फिगर है वो शीशे में कैसे बन जाता है? क्यों बनता है? मान लो हम जाते हैं जैसे शीशा के सामने खड़ा होते हैं, झाड़ना शुरू कर, कैसा हमारा स्टाइल मतलब चेहरा ठीक बनो, क्रीम व्रीम सब, उसके बाद बाल का स्टाइल सब देखना शुरू कर देते हैं कि ठीक ठाक बाने नो, जान तो लोग पसंद करी नो। ठीक है, तो इस तरह का मतलब क्या होता है? हम लोग शीशे के सामने दर्पण के सामने जाते हैं तो सब अपना आप को मतलब सजाते हैं। आज का हम मेकअप करते हैं, तो लड़के मेकअप करते हैं क्या? क्रीम पाउडर, फेयर लवली, फेयर हैंडसम,
हाँ लड़कों सब यही करता है, जितना लड़कियां सब करते उतना कहाँ लड़का सब करता है। एक जो लड़का होता है उसको तैयार होने में मात्र 10 मिनट लगे, एक लड़की को तैयार होने में, अरे चलो ना हो, आधा रुकी आओ तने काहे नहीं है। मतलब द्वार पे खड़े हुए एकदम मतलब 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन चिल्ला तने जे सुना तारू हो, आधा रुकी ना आओ तने। फिर बताओ क्यों इंतजार कर रहे हैं, बाहर वो ही नहीं समझ रहे कि हमारा कोई इंतजार कर, लेकिन उसका सजावट बहुत नहीं है। कहीं कहूँ क्या जाना है मार्केट में, भाई कोई देखेगा तो क्या कहेगा। हाँ हाँ बाल, अब उसमें बहुत अभी पेंटिंग बाकी रहता है, सारा पेंटिंग हो जाएगा तब न जाएंगे। या शीशा उनके चेहरा के सामने से हटी ना, तो बताओ कि शीशा हमारे लिए कितना मतलब उपयोगी बना है। हाँ ऐनक मतलब भगवान बहुत उसको खुश रखे जिन्होंने प्रतिबिंब के बारे में बताया कि ऐसा मतलब प्रतिबिंब हमारे सामने ला के रख दिया, जिस मतलब दर्पण ला के रख दिया, जिस दर्पण से क्या करते हैं हम अपने सूरतों को देखते हैं, अपने चेहराओं को देखते हैं। तो मतलब भगवान उसको बहुत मतलब भला करे, उसको सुखी रखें कि जिन्होंने दर्पण का मतलब आविष्कार किया, ठीक है, जिसने खोज किया। और उसी दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, उसी दर्पण हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो उसी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखो हमेशा प्रतिबिंब बनने के लिए मतलब इमेज बनने के लिए हमेशा ध्यान देना, या कोई भी यह प्रश्न पूछ सकता है, एक प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरण की आवश्यकता होती है, 1 या 2 बताओ। एक, हमेशा इसमें 2 किरण की आवश्यकता होती है। एक मतलब इमेज को प्रतिबिंब को बनने के लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे एगो हम फिगर बनाते हैं, 2 तरह का फिगर इसमें बनाते हैं। यहीं से तुमको पता चले कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो मान लो कि ये तो हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया, समतल दर्पण। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, टकरा रहा है, ये किरण क्या हो रहा है, यहाँ से जाके टकरा रही है। और टकरा रही है तो कहाँ आ जाएगी, मतलब वापस इधर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से यहां से हम क्या करेंगे, इसको पास कराएंगे। देखो एक किरण यहां से जा रही है, एक किरण यहां से, तब ना दर्पण पे जा रही है। अब ये 2 किरण यहां पे जाएगी, तब हम क्या करेंगे, यहां पे ये क्या होता है, जबरदस्ती मिलाते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या हो गया, हमारे एक किरण है, आई किरण क्या हो गई, यहां से इधर चली आई। देखो इसके सामने सही था, ठीक है। तो ये बताओ कि हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण है ना। समतल दर्पण, जब हम किसी भी प्रतिबिंब को जबरदस्ती बनाने का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती बनाएंगे तब वो इमेज हमारा क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब। आज जो ऑटोमेटिक बन जाता है, जैसे मान लो कि यहां पे हम क्या करते हैं, ठीक है, और यहां पे हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है। वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगी, आई टकरा के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे एफ होता है, फोकस से आएगी। और फिर से मान लो कि ये भी कहाँ जाएगा, वक्रता त्रिज्य, हाँ वक्रता केंद्र जाएगा। और फिर से थोड़ा बढ़ा देते हैं, छोटा हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमको जबरदस्ती मिलाने की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे एक किरण यहाँ से आ रहा है, और फिर से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ से एक किरण आ गया, अब इसका भी क्या हो गया, ये टकरा के मन इधर वापस आ गया। तो वापस आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसके सीधाई में लेके जाएंगे, फिर से इसको भी क्या करेंगे, इसके सीधाई में जबरदस्ती लेके मिलाएंगे। और जहां पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा, मान लो कि हमारी इमेज क्या हो रहा है, यहीं पर बन रहा है, यहाँ इसको लिखेंगे ए और बी, इसको लिखेंगे ए डैश और बी डैश। तो बताओ कि जबरदस्ती हम मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहा है। तो जबरदस्ती जब हम किसी इमेज को बनाने का प्रयास करेंगे, उसका नाम क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है, सीधा होता है, ठीक है। और यहां पे आ गया तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में देख लो, यह जो हमारा इमेज है, ये वस्तु को हम ऐसे सीधा रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो बताओ कि हम अभी बताया क्या कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2। तो 2 यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। अब यहीं से तुम्हारा 2 प्रकार बन जाता है कि आभासी प्रतिबिंब और
वास्तविक प्रतिबिंब मतलब ये रियल इमेज है। ये क्या है? डुप्लीकेट है। इसको जबरदस्ती खींच के बनाते हैं कि ना चलो बनो ना। नहीं होता है गाँव में कुछ लोग नहीं बनने के लिए प्रयास करता है, लेकिन हम कहते हैं ना तू बन जाओ ना तेरा बहुत सुंदर लगे, ठीक है। तो वैसे इसको हम बना के एकदम तैयार कर दिए भाई लो तारा के मतलब आभासी के रूप में देखा जाएगा, मतलब परमानेंटली नहीं रहोगे, कुछ समय के बाद से तुमको हटा वो बदल दिया जाएगा। लेकिन ये जो होता है ना इसको कितना ये जबरदस्ती नहीं होता, ऑटोमेटिक इमेज जो होता है बन जाता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पता चला ना कि आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमेशा 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। आज जो उसमें से जब हम वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को हम कहीं भी रखते हैं तो उसका इमेज निश्चित है कि वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो किरणें आके बने, मतलब वो क्या करेगी, मिलेगी तो बनेगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो होता है हम किसी वस्तु को रखते हैं, उस वस्तु से जब टकरा के किरणें क्या होती है, आती है, तो हमको उसको जबरदस्ती बनाना पड़ता है। आज जबरदस्ती जब बनाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, आभासी। आज जिसको जबरदस्ती नहीं बनाना पड़ता वो क्या कहलाता है, वास्तविक। तो ये हमारा हुआ क्या, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अब बताओ समझ में आया आभासी और वास्तविक क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है।